और विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षाओं में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको अनुच्छेद जो होता है वो हल करने होते हैं। यहाँ पे बच्चों एक अनुच्छेद दिया गया है। लोग हंस की प्रशंसा करते हैं और मुझे काला कहते हैं। मैं तो हंस से भी तेज उड़ सकता हूँ। क्यों ना मैं उसे उड़ने के मुकाबले के लिए ललकारूं और उसे हरा दूं। तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और उसका अनादर। यह सोचकर कौवे ने हंस को समुद्र के बीच में स्थित एक द्वीप तक एक साथ उड़ने के लिए ललकारा। हंस तैयार नहीं, किंतु कौवे ने जिद ना छोड़ी। दोनों ने उड़ना शुरू किया। आरंभ में कौवा अत्यंत तेज गति से उड़ता रहा। कौवा शीघ्र थक गया और नीचे गिरने लगा। हंस को उस पर दया आई। उसने कौवे को अपने पंखों पर बैठाकर द्वीप तक सुरक्षित पहुंचा दिया। कौवा अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कौवा और हंस होते हैं, जहाँ पर कौवा जो होता है वो सोचता है कि सभी लोग हंस की प्रशंसा करते हैं और उसको काला कहते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसको उड़ने के लिए मुकाबले के लिए ललकारूं, और यदि मैं इस मुकाबला कर दूं और उसको मैं हरा दूं तो सब लोग क्या करेंगे, मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। उसे ऐसा लगता है और उसका अनादर करने लगेंगे। ये सोच करके कौवा क्या करता है कि हंस को बोलता है कि समुद्र के बीच में एक द्वीप है, वहाँ तक चल करके उड़ते हैं और देखते हैं कि कौन इसमें जीतता है। हंस बच्चों तैयार नहीं होता है, लेकिन कौवा जो होता है वो बहुत जिद पे अड़ जाता है कि नहीं नहीं, तुमको मेरे साथ में उड़ना होगा। और फिर दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रारंभ में तो जो कौवा होता है बहुत ही तेज गति से दौड़ता है, लेकिन कौवा जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, थक जाता है और नीचे को गिरने लग जाता है। हंस को उस पर दया आ जाती है और क्या करता है, कौवे को अपने पंखों पे बैठाकर द्वीप तक सुरक्षित पहुंचा देता है। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। तो बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कौवा ए ऑप्शन चतुर था, बी घमंडी था, सी विनम्र था या डी ईर्ष्यालु था। तो बच्चों, कभी भी आपको जब तक शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, आप अर्थ जो है वो सही उत्तर जो है वो नहीं बता पाएंगे। चतुर का मतलब चालाक, विनम्र का मतलब क्या होता है, वो जिसे इंग्लिश में हम्बल कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है। घमंडी प्राउडी, जो घमंडी होता है। और ईर्ष्यालु जो किसी से जलन करता है, जिसके अंदर किसी के प्रति जलन की भावना होती है। तो यहाँ पे बच्चों जो कौवा था ना, वो चतुर नहीं था, ना ही विनम्र था, ना ही घमंडी था, बल्कि वो कैसा था, ईर्ष्यालु था। उसे जलन थी कि हंस की सभी लोग प्रशंसा करते हैं और उसकी प्रशंसा नहीं करते। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं। हंस ने कौवे के प्रस्ताव का स्वागत किया, ऑप्शन ए। कौवे के प्रस्ताव को एकदम स्वीकार कर लिया, ऑप्शन बी। कौवे के प्रस्ताव को अंत में मान लिया, जी बिल्कुल। पहले तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी अपने आप को तैयार नहीं करता है, लेकिन अंत में वो कौवे के प्रस्ताव को मान लेता है। तो अब इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। तो एक और प्रश्न देखते हैं। कौवे ने हंस को सलाह दी कि उन्हें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, उड़ने का मुकाबला करना चाहिए, एक साथ द्वीप की यात्रा करनी चाहिए या सैर करने चलना चाहिए। तो कौवे ने ऐसा नहीं कहा कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बल्कि उसने कहा कि हमें उड़ने का मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कौवा हंस को मुकाबले में हराना चाहता था क्योंकि इससे उसे प्रशंसा मिलेगी। हंस को प्रशंसा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। हंस को काला कहा जाएगा या हंस को उस पर दया आ गई, ये नहीं। वो ये सोचता था कि यदि उस मुकाबले में हंस को वो हरा देगा तो सभी लोग क्या करेंगे, कौवे की प्रशंसा करने लगेंगे। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्रशंसा है ना, इसका जो है वर्तनी गलत लिखी गई है। प्रशंसा कुछ इस प्रकार से होता है, ये मैंने जहाँ से लिया है वहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये प्रशंसा जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सही जवाब जो है बच्चों, उसने इसलिए किया कि ऑप्शन ए, उसे प्रशंसा मिलेगी। अगला प्रश्न, कौवे के विपरीत हंस अपनी सामान्य गति से उड़ा क्योंकि उसे कौवे से डर लगता था? नहीं। अपने पे गर्व था? नहीं, कौवे को कोई गर्व नहीं था। परिणाम के बारे में भरोसा नहीं था? ऐसा भी नहीं था। उसे अपने आप पे भरोसा था और इसलिए वो बहुत ही सामान्य गति से उड़ रहा था। तो इस तरह से
ऑप्शन डी बच्चों सही जवाब होगा। अब एक और अनुच्छेद देखते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों जो अनुच्छेद होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसकी मीनिंग को समझते हुए चलना है। यदि कहीं कोई बात अंडरलाइन करने वाली लगती है तो आपको उसको अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। तो देखते हैं इस अनुच्छेद में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जो है वो पूछा जा सकता है। तुम सुबह से रात तक अपने आसपास के अनेक परिवर्तन होते देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना। बच्चों यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा आएगी। सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलना आदि। परिवर्तन से वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है। तो बच्चों ऊपर हमने जो अनुच्छेद देखा वो एक कहानी थी और यहाँ पे थोड़ा सा साइंस रिलेटेड एक अनुच्छेद जो है वो दिया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारे परिवर्तन जो अपने आसपास देखते हैं। कभी हम लोग अपने घर में देखते हैं, कभी विद्यालय में देखते हैं, कभी खेल के मैदान में देखते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे कि मौसम में आकस्मिक परिवर्तन होता है ना। अचानक ही धूप निकली होती है और अचानक ही क्या हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं। अचानक वर्षा होने लगती है। पौधों पे आप रात को देखते हैं फूल नहीं है, सुबह देखा तो फूल खिले मिल गए। बीजों का अंकुरित होना, रात तक बीज नहीं है, सुबह आप देखते हैं बीज अंकुरित हो जाते हैं। फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलना। तो आदि सब परिवर्तन जो होता है ये भी आपके आसपास आप देखते हैं। तो बच्चों परिवर्तन में वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन जो है वो हो सकते हैं। जब परिवर्तन होता है किसी वस्तु का तो ये जो बच्चों परिवर्तन होता है उसके बाद हो सकता है कि जो वस्तु है उसकी स्थिति में, उसकी आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट या संरचना में कोई बदलाव जो है वो देखने को मिले। और कोई ना कोई बदलाव जो होता है वो इस परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण भी होता है जो भी परिवर्तन आता है। अब देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से क्या तात्पर्य है? केवल घर, केवल विद्यालय, केवल खेल का मैदान या सभी स्थान? तो बच्चों अपने आसपास में ये सारे ही जो है वो स्थान आते हैं, मैदान भी आता है, विद्यालय भी आता है और घर भी आता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें से कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे कारण बच्चों जो है वो बताए गए, जिसमें स्थिति और आकृति बताई गई, आकार और रंग, बनावट और संरचना बताया गया, कीमत और मूल्य के बारे में नहीं बताया गया। तो प्रश्न यही था कि किस कारक को शामिल नहीं किया गया है। बच्चों ऑप्शन डी कीमत और मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है परिवर्तन संभव नहीं है। ऑप्शन ए यदि वह आकस्मिक हो, जब तक उसके लिए कोई भुगतान न किया गया हो, जब तक कोई कारण न हो या जब तक उसकी मांग ना हो। तो बच्चों हमने देखा कि पंक्ति की सबसे आखिरी लाइन में ये बताया गया था कि जब तक कोई कारण नहीं होता है परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो कोई ना कोई कारण होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपका ये वाला प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किनका उल्लेख नहीं किया गया है? धातु में जंग लगना, पानी का भाप बनना,
नदी का मार्ग, भोजन पकाना। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे उदाहरण हमें दिए गए थे। धातु में जंग लगना, एक परिवर्तन हो रहा है कि धातु में जंग लग गई और धातु परिवर्तित हो गया। पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो गया, लेकिन नदी का मार्ग जो है वो बच्चों इस बारे में कोई परिवर्तन नहीं बताया गया है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं, इस गद्यांश के लिए कौन से शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त हैं? परिवर्तन के कारण हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन या विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। तो बच्चों यहाँ पे हम बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन की बात हुई थी, तो हम ये दे सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। तो बच्चों इस प्रकार से आपके परीक्षा में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं और उस अनुच्छेद को पढ़ना होता है। कई बार अनुच्छेद के मध्य से ही आपको उत्तर मिल जाते हैं और कई बार बच्चों यदि आप शब्दार्थ आपको पता होते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। विशेषण, संज्ञा, ये सारी की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आने वाले समय में मैं आपको जो भी व्याकरण संबंधी हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आज उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपके सामने कोई भी अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आएगा तो आप उसे अच्छी प्रकार से हल कर पाएंगे।